नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए 1 महीने का समय बीत चुका है और बिहार में सरकार बने भी लगभग 22-23 दिन हो चुका है। जो मुख्यमंत्री के जो पराजित उम्मीदवार महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता चुने गए और अब विपक्ष के नेता चुने जाते ही विदेश यात्रा पर हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार जो थे महागठबंधन की ओर से मुकेश सहनी ने आज एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनसे सवाल तेजस्वी यादव के संबंध में ही पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ही इसका जवाब देंगे। थके हुए हैं, इसीलिए वो विदेश यात्रा पर गए हैं, छुट्टी मनाने गए हैं, बहुत लंबा संघर्ष किया, चुनाव परिणाम अच्छा नहीं आया तो अपनी थकान मिटाने के लिए विदेश दौरा पर गए हैं, ऐसा मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के संदर्भ में कहा। साथ ही इस बात की चर्चा किया कि अब हम लोग 3 महीने का समय देते हैं बिहार की सरकार को, नीतीश कुमार को, भारतीय जनता पार्टी को। 3 महीने के बाद फिर सड़क पर संघर्ष करेंगे और चुनौती दिया नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार जो वादा नीतीश कुमार की सरकार ने किया है उन वादा को पूरा करे 3 महीने के अंदर, वरना 3 महीने के बाद फिर से एक बार संघर्ष शुरू होगा। चूंकि जनादेश नीतीश कुमार को मिला है तो इसीलिए हम लोग 3 महीने का समय उनको देते हैं। मित्रों, हम सबको याद है कि बिहार विधानसभा चुनाव का जब परिणाम निकल कर आया विगत 14 नवंबर को, उसमें राष्ट्रीय जनता दल और के नेतृत्व का जो महागठबंधन रहा उसका परिणाम भयावह था, अकल्पनीय था, आश्चर्यजनक था। किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि इतना बुरा परिणाम निकल कर आएगा जब पूरा महागठबंधन मात्र 35 सीट पर सिमट जाएगा और आरजेडी को 25 सीट ही मिलेगा मात्र, और मुकेश सहनी की पार्टी का तो खाता भी नहीं खुला। तो मित्रों, आज एक मौका है कि इसी बहाने मुकेश सहनी के इस बयान के बहाने हम ये समझने का प्रयास करें कि आरजेडी की बेसिकली पराजय हुई क्यों। तो सबसे बड़ा कारण अगर देखेंगे तो आप पराजय का कई कारण रहे हैं। कहा जाता है कि किसी एक कारण से कोई इतना बड़ा परिणाम निकल कर नहीं आता। नीतीश कुमार अगर जीते हैं तो किसी एक कारण से नहीं जीते, वैसे ही महागठबंधन की हार हुई है तो उसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, मल्टीपल रीजन्स हैं। लेकिन जो प्रमुख रीजन सबसे बड़ा है वो रीजन है विश्वसनीयता का। विश्वसनीयता मतलब कहां? विश्वसनीयता 3 स्तर पर। सबसे पहले तेजस्वी यादव की अपनी पार्टी के अंदर, दूसरा उनके गठबंधन के अंदर और तीसरा जनता के अंदर। मैं सच बता रहा हूं ना। सबसे पहली विश्वसनीयता आप मैंने बताई कि कैसे उनकी खतरा में थी। आप याद कीजिए, मधुबन विधानसभा सीट से एक उम्मीदवार थे मदन शाह, जिनको टिकट नहीं मिला। आपको याद होगा कि जिस दिन मधुबन से उम्मीदवार की घोषणा हुई आरजेडी के सिंबल के प्रत्याशी की, उस दिन वो मदन शाह राबड़ी आवास के बाहर मतलब एक अलग प्रकार की छटपटाहट दिखी उस कार्यकर्ता के अंदर। आपने भी देखा होगा, क्योंकि वो जो वीडियो है वो काफी वायरल हुआ जब मदन शाह ने कहा कि श्राप दिया तेजस्वी यादव को कि 25 सीट भी जीतना मुश्किल हो जाएगा आरजेडी को, और लगभग वही परिणाम निकल कर आ गया। तो आरजेडी के अंदर उचित कैंडिडेट को टिकट का नहीं मिलना और कई उम्मीदवारों के द्वारा, जो जिताऊ उम्मीदवार थे सबके द्वारा ये कहना कि बड़ा सौदा किया जा रहा है, टिकट बेचा जा रहा है, ये आरोप लगना आरजेडी के लिए बहुत भयावह रहा परिणाम इसका। और साथ ही कहा जाता है कि भीतरघात जबरदस्त हुआ। मतलब आरजेडी के बड़े नेता उम्मीदवार, मतदाता, सबका भरोसा जो है तेजस्वी यादव पर नहीं बन पाया। कार्यकर्ता ही अपने उम्मीदवार को हराने पर उतारू था। तो सबसे पहला हो गया आपका कि पार्टी के अंदर, पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर भरोसा पैदा नहीं कर सके तेजस्वी यादव। दूसरा फैक्टर है कि अपने गठबंधन के सहयोगियों के बीच, याद कीजिए, एक तरफ एनडीए थी जहां एनडीए की तरफ से 243 विधानसभा सीट पर 243 उम्मीदवार
मतलब एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया। सीमा कुमारी शायद नाम था, जो मरहौरा विधानसभा सीट से सारण जिले में उम्मीदवार थे, लोक जनशक्ति पार्टी की उम्मीदवार थी। भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री सीमा सिंह, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है नाम, तो उनका नामांकन रद्द हो जाता है। तो मतलब 243 में 242 सीट पे एनडीए के एक विधानसभा सीट पर, हर विधानसभा सीट पर एक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। और प्रायः अधिकतर किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कोई मजबूत बागी उम्मीदवार, अपवाद 2-4-10 विधानसभा सीट को छोड़ दीजिए तो आपको नहीं दिखेगा। लेकिन महागठबंधन का आधिकारिक बागी, मतलब फ्रेंडली फाइट चल रहा था। फ्रेंडली फाइट कहां कहां चल रहा था? कांग्रेस की सीटों पर चल रहा था फ्रेंडली फाइट। वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ आरजेडी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, सीपीआई ने उम्मीदवार खड़ा किया था कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ, वीआईपी के उम्मीदवार के खिलाफ सीपीएम ने उम्मीदवार खड़ा किया था। सीपीआईएमएल भी इस चक्रव्यूह में फंसी हुई थी। उतना ही नहीं, इतना ही नहीं, कई विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पर कि दावेदारी मुकेश सहनी की थी, मजबूत दावेदारी थी। आपको एक आश्चर्य लगेगा कि कांग्रेस की तो कई जीती हुई सीट, जो सीट कांग्रेस पार्टी ने विषम परिस्थिति में 2020 के विधानसभा चुनाव में जीती थी, जैसे महाराजगंज की विधानसभा सीट, उन विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बताए बगैर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, उसको सिंबल दे दिया। वहीं आप तुलना कीजिए एनडीए में। एनडीए में क्या हुआ था कि नीतीश कुमार के समक्ष बीजेपी ने कहा कि भाई सम्राट चौधरी लड़ना चाहते हैं तारापुर विधानसभा सीट से, तो नीतीश कुमार ने कहा ठीक है, आप एक जीती हुई सीट हम दे रहे हैं तारापुर, क्योंकि तारापुर से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार राजीव कुमार थे विधायक, तो वो सीट हम दे देते हैं, सम्राट चौधरी लड़े, बदले में आप कहलगांव हमको दे दीजिए। हो गया अदला बदली। आपको याद होगा शुरुआत में कुछ विवाद हुआ उपेंद्र कुशवाहा के मामले में, शुरुआत में विवाद हुआ चिराग पासवान नीतीश कुमार के मामले में। कितनी तत्परता से बीजेपी के लोगों ने उस मामले को सुलझाया। वहीं आरजेडी में क्या हुआ, महागठबंधन में क्या हुआ, किसने सुलझाया विवाद? कोई था ऐसा जो विवाद सुलझा सके? नहीं थी। जिम्मेवारी किसकी थी सबसे बड़ी? तेजस्वी यादव की जिम्मेवारी थी, लेकिन विवाद नहीं सुलझा सके। तो गठबंधन में जितने भी सहयोगी थे, किसी का आपस में भरोसा नहीं था एक दूसरे के प्रति। उल्टा कई ऐसी सीटें थी जहां पर कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के उम्मीदवार को हराने का प्रयास कर रही थी, जैसे औरंगाबाद विधानसभा सीट। औरंगाबाद विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को हराने का प्रयास पूरा, और उसमें सफल रही, आरजेडी ने किया। आरजेडी ने पूरा प्रयास किया। पहले अफवाह उड़ाया कि सुरेश पासवान वहां से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब क्या हुआ कि जो दुसाध जाति के लोग थे वो और राजेश राम के खिलाफ हो गए। पहले से ही दुसाध जाति के लोग वहां पर जो है, पासवान जाति समाज के लोग जो है, वो चिराग पासवान के कारण एनडीए के साथ थे। लेकिन जो कुछ भी थे थोड़े बहुत आरजेडी के साथ, वो और ज्यादा पासवान समाज के लोग आक्रामक हो गए राजेश राम के खिलाफ। साथ ही उसका असर यह पड़ा कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि राजेश राम जीते हैं, चूंकि राजेश राम अगर जीत गए तो तेजस्वी यादव के लिए खतरा है। तो यादव जाति के लोगों ने कुटुंबा विधानसभा सीट पर राजेश राम को वोट ही नहीं दिया। मुस्लिम वोट बैंक में किस प्रकार की अफरा तफरी हुई, मुसलमानों की लगातार शिकायत बनी रही। परिणाम क्या हुआ? ओवैसी की पार्टी को फायदा मिला इसका, और आरजेडी को जबरदस्त नुकसान हुआ। कांग्रेस, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव में बातचीत बंद था लगभग। तो ये सारी परिस्थितियां रही गठबंधन के अंदर। अब चलिए आम जनता के अंदर। आपको याद होगा पॉलिटिकल आइडिया के मंच से मैंने पहले दिन से भी कहा था कि बिहार में 3 तरह का ध्रुवीकरण होता है। एक ध्रुवीकरण होता है सवर्णों के खिलाफ, दूसरा ध्रुवीकरण होता है मुसलमानों के खिलाफ, तीसरा ध्रुवीकरण होता है यादवों के खिलाफ। जहां जिसकी संख्या ज्यादा है, जहां पर सवर्ण अधिक मजबूत पड़ते हैं, अधिक बड़ी संख्या है सवर्णों की, उनके खिलाफ ध्रुवीकरण हो जाता है। जहां मुसलमानों की आबादी बड़ी है तो मुसलमान के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है। जहां यादव मजबूत पड़ते हैं, सबसे मजबूत जाति पड़ती है, वहां यादव जाति के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है। तो सवर्णों के खिलाफ जो ध्रुवीकरण होता है उसका फायदा मिलता है आरजेडी को।
यादव और मुसलमान के खिलाफ जो ध्रुवीकरण होता है उसका फायदा मिलता है एनडीए को। सच है या गलत है, कमेंट करके बताइएगा आप। तो इसीलिए महागठबंधन के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि बिहार में इस बार सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए था। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करना चाहिए था। अगर नहीं किया होता तो ओवैसी को ये कहने का मौका नहीं मिलता कि देख लो 14% वाला यादव जाति के व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, 3% वाला सहनी समाज का नेता मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेगा और 18% मुसलमान समाज का व्यक्ति दरी बिछाएगा। तो आज महागठबंधन अपनी गलती से हारा। कहीं कोई जनता ने नहीं हराया है, ये सेल्फ गोल था। ठीक है, आप किस हद तक सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, इस बात में सबसे बड़ा दम है कि मुकेश सहनी को एक बात समझनी पड़ेगी। और आपको याद होगा, अगर मैंने शुरुआत में कहा था ऐसे 6 महीना पहले कि मुकेश सहनी को आरजेडी के भरोसे रहने के बजाय अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहिए। जब तक अपनी पार्टी का आधार नहीं बढ़ाएंगे तब तक मुकेश सहनी दही का जोड़न बन सकते हैं, दही का जोड़न बन सकते हैं, दही नहीं बन सकते। तो मुकेश सहनी को अगर दही बनना है, अगर जोड़न बन के नहीं रहना है, तो फिर मुकेश सहनी को, जो मुकेश सहनी ने कहा ना कि 3 महीने का समय देते हैं नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार की सरकार को कि वादा पूरा करे, तो मुकेश सहनी को इस वादा पर खरा उतरना पड़ेगा। 3 महीने के बाद संघर्ष का बिगुल फूके। बिहार में बहुत दिन से जनसंघर्ष नहीं हुआ है, जनता के मुद्दों पर लड़ाई नहीं लड़ी गई है। हो एक बार निकले नया नेतृत्व बिहार से। बिहार इंतजार कर रहा है, नीतीश के बाद कौन, खाली है जगह, कौन भरेगा? मुकेश सहनी, चिराग पासवान। जिसमें ताकत होगा, जो जनता के बीच रहकर संघर्ष करेगा, वही जो जीतेगा, वही सिकंदर बनेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।